वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद अवर। यस, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर क्या लिखा है, वेक्टर स्पेसेस लिखा है। सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। यहाँ पर आपकी दुआओं से ये सीरीज हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो समवन जस्ट अग्रीड फॉर दिस कि यहाँ पर हाँ शी कैन रिकॉर्ड। सो यहाँ पर आपकी दुआओं का सारा खेल है भाई। ऐसे ही आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुआओं में याद रखा करिए भाई। ऐसे ही फिर और भी ज्यादा आपके लिए वीडियोस डेफिनेटली आती ही रहेंगी। नेक्स्ट यूनिट को भी जल्दी से निपटाएंगे। यहाँ पर ये वाला यूनिट पूरा निपटा दिया गया है। कुछ कमी वगैरह रह गई हो तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव वे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर फर्स्ट टाइमर्स ही आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं आ रहे हैं, सीख रहे हैं और कुछ सिखा के जा रहे हैं। वो यही यहाँ का जो है वो मोटिव है, हमारा मोटो जो है डीयू परीक्षा का वो यही है। तो मैं भी आई वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइमर एट माई टाइम यहाँ पर जो रिकॉर्ड करने आए हैं। और भी जो लोग आए हैं या आई हैं तो भाई फर्स्ट टाइमर ही होंगे वो। तो यस यार, यहाँ पर सपोर्ट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में टेलीग्राम पर मुझे बताइएगा। जो भी इंप्रूवमेंट होगी डेफिनेटली उसको हम भेजेंगे आगे तक। एंड देन इवेंचुअली हम यहाँ पर एक बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे फॉर द जीई मैथ्स के बारे में। बाकी कुछ सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते रहिए यार, ऐसे ही मतलब इस टाइप की चीजें या इससे सिमिलर या इससे बेटर चीजें आप लोग जरूर अपनी लाइफ में करिए, ताकि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आप अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट कर पाए। इम्पैक्टफुल जरूर होना चाहिए, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ। तो यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ऐसे लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर कुछ कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कुछ सीख के जा रहे हैं, कुछ कुछ सिखा के जा रहे हैं और कुछ कुछ अपने पास भी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ अर्निंग भी बना पा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। मैं मिलूंगा केमिस्ट्री की वीडियो में। आप देखिए और एंजॉय करिए और जरूर फीडबैक दीजिए। Hi everyone, I hope you all are doing very well. So today we are going to do our second unit vector spaces and I hope कि आप सबको matrices अच्छे से आती हो। और अगर आपको matrices अच्छे से आती हैं तो आपके लिए vector spaces is not a big deal, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। दो चार चीज़ें हैं। आप लोगों ने सिलेबस तो ऑफ कोर्स देख ही लिया होगा। बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका। उसमें सिर्फ इसमें हम लोगों को सिर्फ प्रॉपर्टीज़ करनी है इसकी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेन मेथड एंड उसके बाद लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस एंड उसके बाद हम लोगों को इसमें करना है सब स्पेस एंड उसके बाद हम लोगों को करना है बेसिस एंड डायमेंशन। बस इतना सा ही इसका पूरा सिलेबस है और ये बहुत हद तक आपका फर्स्ट यूनिट पर ही डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें जो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोगों की फ़र्स्ट यूनिट में आप लोगों ने सीख ही ली होगी। सो आई होप मैं जो भी आपको बताऊंगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। यस, so first we have definition of vector spaces. A vector space is a set of V with an operation called vector addition. So vector addition के लिए हम लोग sign use करते हैं this one. A rule for adding two elements of V to obtain third element of V and another operation called scalar multiplication. A rule for multiplying a real number times one element of V. हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन यूज़ करते हैं ये। इसमें क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं और उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी कि दिस वन, ठीक है। मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हम किसी चीज़ से करेंगे उसके लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं। इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड इसे हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ से आता है। सो हम लोग अगर इसकी पहली प्रॉपर्टी देखें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट v1, v2 belongs to r square and v1 is equals to x, y, v2 is equals to
W कॉमा Z बिलोंग्स टू R स्क्वायर। अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x कॉमा वाई ऐड करेंगे W कॉमा Z को, तो हमारे पास क्या आएगा, x और y को ऐड करेंगे। अब इसमें x प्लस W को ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सीखने वाली चीज़ क्या है कि जब हम x और w को ऐड करेंगे तो उसमें हम -2 भी करेंगे, ठीक है। और हम इसमें y प्लस z करेंगे तो इसमें हम करेंगे +3 का एडिशन। ये इसमें थोड़ी सीखने वाली चीज़ है, ये थ्योरम है, यानी कि जब हम लोग वेक्टर एडिशन को रिमूव करते हैं तब हम लोग -2 एंड +3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें तो हम लोग v2 प्लस v1 को अगर करेंगे w प्लस z इन एडिशन विद x कॉमा वाई, तो w प्लस x को जब हम करेंगे ऐड तो हम लोग क्या करेंगे इसमें -2 कॉमा z प्लस वाई प्लस 3। तो क्या हम लोगों को v1 प्लस v2 प्लस v1 एक जैसा दिख रहा है? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं दैट LHS इज़ इक्वल्स टू RHS, यानी कि v1 प्लस v2 इज़ इक्वल्स टू v2 प्लस v1, कह सकते हैं क्या हम ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आ जाता है, सो प्लीज़ अच्छे से कर लेगा। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉपर्टी अगर अच्छे से समझ में आ गई तो आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सेम कॉन्सेप्ट सब में यूज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल प्रॉपर्टी एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन तो इससे हमेशा आता ही आता है। सो लेट v1 इज़ इक्वल्स टू x कॉमा वाई, v2 इज़ इक्वल्स टू u कॉमा v एंड v3 इज़ इक्वल्स टू w कॉमा z बिलोंग्स टू v, ठीक है। v1 प्लस v2 को अगर हम ऐड करेंगे v3 के साथ, यही प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। x कॉमा वाई प्लस u कॉमा v इन एडिशन विद w कॉमा z। हम लोगों को v1 प्लस v2 प्लस v3 इन तीनों को एक साथ ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, x प्लस यू, जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट, माइनस का 2, y प्लस v प्लस का 3, बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, w कॉमा z। और अगर हम लोग अब इस पूरे को अगर इससे ऐड करेंगे तो x प्लस यू माइनस का 2 प्लस w माइनस का 2 कॉमा y प्लस v प्लस का 3 प्लस z प्लस का 3। अगर हम इन दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस यू प्लस w माइनस 4, y प्लस v प्लस z प्लस 6 आ गया हमारे पास। समझ में आया? थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं। अगर हम सेम चीज़ करेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3, इसके लिए भी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x कॉमा वाई प्लस u कॉमा v प्लस w कॉमा z, फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो x कॉमा वाई तो हमारा यहीं पर ही रहेगा, u और z को जब हम ऐड करेंगे प्लस u और w को w माइनस का 2 कॉमा
v प्लस जेड प्लस 3, इसको और अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस यू प्लस डब्ल्यू माइनस का 2, और इसके साथ अगर ऐड कर रहे हैं तो एक और माइनस का 2 ऐड हो जाएगा, कॉमा y प्लस जेड प्लस 3, y के साथ ऐड किया तो एक और 3 ऐड हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे x प्लस यू प्लस डब्ल्यू माइनस का 4, y प्लस z, लगता है इसमें मैंने कुछ छोड़ दिया है, v, हाँ v प्लस 6। तो इन दिस वी कैन सी दैट, क्या ये हमारा इसके इक्वल आ रहा है, सच दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS। आया समझ? आई होप कि अच्छे से आया होगा समझ में, क्योंकि बहुत आसान प्रॉपर्टी है। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब हम लोग एडिशन करते हैं, एडिशन को रिमूव करते हैं, तो हम लोग -2 एंड +3 का यूज़ करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें देख लेते हैं, लेट u, v बी द additive identity, then for any x, y, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई एंड u, v को, तो हमारे पास x, y आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है हमारी। सो फर्दर अगर हम इसको ऐड करेंगे x प्लस यू माइनस 2, कॉमा y प्लस v प्लस का 3 इज इक्वल्स टू x, y। इसको हम लोग x के इक्वल रखते हैं और इस वाले पोर्शन को y के इक्वल रखते हैं। सो x प्लस यू माइनस 2 गिव अस x एंड y प्लस v प्लस 3 गिव अस y। सो x से x कैंसिल, तो हमारे पास u की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ y से y कैंसिल, तो v की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। सो u, v वी हैव 2, -3। तो क्या हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं? ठीक है, x प्लस यू की जगह हम लोगों को 2 रखना है और y की जगह हम लोगों को, y की जगह हम लोगों को -3 रखना है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस 2 से -2 कैंसिल एंड -3 से +3 कैंसिल। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? आई थिंक इसमें कुछ, रुको एक मिनट। x प्लस यू की जगह हम लोगों को 2 रखना है, कॉमा y प्लस v की जगह रखना था ना, तो v मैंने गलती से लिख दिया था। तो ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास x, y बच जाएगा। और यही चीज़ हम लोगों को ऊपर यहाँ पर प्रूव करनी थी। ठीक है, तो हमारी पास हमारी ये प्रॉपर्टी भी हो गई है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक मिनट, so next property we have existence of additive inverse. So in this property, let x, y belongs to v. So in this we need to find some vector w, z which belongs to v such that x, y
प्लस w कॉमा z इज इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस 3. ओके, सो x प्लस w माइनस का 2 कॉमा y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 कॉमा माइनस का 3. इसमें बेसिकली हम लोगों को w कॉमा z को फाइंड करना है. ठीक है, सो x प्लस w माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3. w को अगर हम फाइंड करेंगे इसके लिए तो हमारे पास आएगा इसमें 4 माइनस एक्स, इधर इसको भेजेंगे तो प्लस 4 और ये इधर माइनस 4. एंड z के लिए अगर जब हम लोग करेंगे तो इधर ये माइनस का 6 माइनस का y आ जाएगा हमारे पास. सो हमारे पास w कॉमा z क्या आया, 4 माइनस एक्स कॉमा माइनस 6 माइनस y. सो 4 माइनस एक्स कॉमा माइनस 6 माइनस y is the additive inverse of x कॉमा y. और ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं. जब आई थिंक पिछले साल जब मैंने एग्ज़ाम दिया था इससे एक क्वेश्चन आया था. बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे से सीख लेना इसको. एंड आई होप जो मैंने करवाया है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. So next property we have distributive property, and in this let v1 is equals to x comma y and v2 is equals to w comma z. So in scalar multiplication with v1 addition v2 is equals to a dot x comma y प्लस w कॉमा z. सो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस w माइनस 2 कॉमा y प्लस z प्लस 3. स्केलर मल्टीप्लिकेशन को जब हम हटाएंगे तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइनस 2a प्लस 2 कॉमा a y प्लस z प्लस 3. इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग 3a माइनस 3. ओके, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ax प्लस aw माइनस 2a प्लस 2 कॉमा ay प्लस za प्लस 3a प्लस 3a माइनस 3. सो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं 3a 2 माइनस 2a माइनस 2a. सो हम लोग क्या लिखेंगे ax प्लस aw माइनस 4a प्लस 2 कॉमा ay प्लस za प्लस 6 से लिख सकते हैं इसे हम माइनस 3. सो ये हमारे पास इसका LHS आ गया. ठीक है, सो हम RHS क्या लिखेंगे a डॉट v1 प्लस a डॉट v2. स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये, मैं डॉट बोल रही हूँ, इसे कंफ्यूज मत होना. ax माइनस 2a प्लस 2 कॉमा ay प्लस 3a माइनस 3 प्लस ये यही वाला है, यहीं से ही शुरू कर दिया हमने, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. aw माइनस 2a प्लस 2 कॉमा az प्लस 3a माइनस 3. ओके, तो जब हम इस एडिशन को रिमूव करेंगे तो हम इसमें माइनस 2 एंड प्लस 3 का भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो इस वाले को इस वाले से ऐड करना है. ax माइनस 2a प्लस 2 प्लस 2aw प्लस aw माइनस 2a प्लस 2 माइनस का 2, वही ऊपर वाले से ही ay प्लस 3a माइनस 3
प्लस ए जेड प्लस 3a minus 3 and plus का 3. So in this we can see प्लस 2 से माइनस का 2 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल. सो हमारे पास क्या आएगा, ए एक्स माइनस 2a प्लस ए डब्ल्यू प्लस 2 कॉमा ए वाई प्लस ए जेड. इसको हम 6 से लिख सकते हैं, 6a माइनस का 3 और माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, यहाँ पर 4a आएगा. ठीक है. सो क्या हमारा एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रहा है. सो ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन v1 प्लस ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन v2. आ गया हमारे पास एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस. हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम लोगों ने प्रूव कर ली. और इसी तरीके से ही अगर एग्ज़ाम में आए तो आपको भी लिखनी है. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव associative property of scalar multiplication. So in this let v is equals to x comma y sorry. So LHS in this we have a scalar multiplication b dot v is equals to, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे सो b और a ये दोनों ही हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. बी एक्स माइनस 2b प्लस 2 कॉमा बी वाई प्लस 3b माइनस 3. स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हटाएंगे, a बी एक्स माइनस 2b प्लस 2 माइनस 2a प्लस 2 आ जाएगा, कॉमा a बी वाई प्लस 3b माइनस 3 प्लस 3a माइनस 3. ओके. अब a को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी a को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं. a बी एक्स माइनस 2ab प्लस 2a माइनस 2a प्लस 2 कॉमा a बी वाई प्लस 3ab माइनस 3a प्लस 3a एंड माइनस 3. सो इसमें प्लस 2a से माइनस 2a कट रहा है एंड इसमें माइनस 3a से प्लस 3 कट रहा है. तो हमारे पास क्या बचा, ए बी एक्स माइनस 2ab प्लस 2 कॉमा ए बी वाई प्लस 3ab माइनस 3. एल एच एस आ गया हमारे पास. और अगर हम राइट हैंड साइड देखें सो ए बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद बी. सो ए बी बी की जगह हम लोग एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने लेट किया था ये. ठीक है. सो ए बी, अब हम लोग जो यहाँ पर हम लोग 2 के साथ b ले रहे थे या फिर 2 के साथ a ले रहे थे, उसकी जगह हम लोगों को दोनों ए बी लेना है क्योंकि अब ए बी दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसा बिहेव कर रहे हैं. सो ए बी एक्स माइनस 2ab प्लस 2 कॉमा ए बी वाई प्लस 3ab माइनस 3. ठीक है. इज इक्वल्स टू ए बी एक्स माइनस 2ab प्लस 2 कॉमा ए बी वाई प्लस 3ab माइनस 3. क्या ये और ये हम लोगों को सेम दिख रहे हैं? क्या हमारा एल एच एस और आर एच एस हम लोगों को सेम दिख रहा है? तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी वी बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद v इज इक्वल्स टू ए बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद b. हमारा दोनों हम लोगों ने प्रूव कर लिया. दैट मीन्स आर एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस. ठीक है. सो यही हम लोगों को प्रूव करना था. आई होप कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी. ये 6 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी ये लास्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास. एंड उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर
be a vector space with respect to the operation of addition and scalar multiplication defined as for x comma y z comma w. सो ये प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोगों ने की थी कुछ देर पहले. Prove closure and associative property with respect to addition operation in V. Also find the zero vector and the additive inverse of each vector. एसोशिएटिव प्रॉपर्टी हमने ऊपर की है, हम लोगों ने क्लोजर नहीं की है, हम लोगों ने ज़ीरो वेक्टर वाला नहीं किया है. एडिटिव वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर करवाया है वही सेम ही लिखना है इसमें. सो मुझे लगता है कि इसको दोबारा करवाने की ज़रूरत है नहीं, ना इसको दोबारा करवाने की ज़रूरत है. क्लोजर और ज़ीरो हम लोग कर लेते हैं अभी. सो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फॉर एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई एंड v2 इज इक्वल्स टू w कॉमा z इन v कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए हमारा रियल नंबर्स में. ठीक है, जब हम v1 प्लस v2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x कॉमा वाई ऐड इन w कॉमा z. सो हमारे पास क्या आएगा x प्लस w माइनस का 2 कॉमा y प्लस z प्लस 3. पहले सीखा हुआ है हमने, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले सीखा था. ठीक है, सो अब हम लोग बोल सकते हैं कि x कॉमा वाई w कॉमा z हमारा कहाँ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है. तो x प्लस w माइनस 2 कॉमा y प्लस z प्लस 3 भी तो हमारा ऑल्सो रियल नंबर. क्या ये भी हमारे रियल नंबर्स नहीं होंगे जब हमारे x कॉमा वाई कॉमा w कॉमा z अगर हमारे रियल नंबर्स हैं तो क्या ये भी हमारे रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा. सो हेंस v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. इतना ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में भी और इतनी ही क्लोजर प्रॉपर्टी है. सो अगर हम अब ज़ीरो वेक्टर की बात करें, सो फॉर ज़ीरो वेक्टर सॉरी द ज़ीरो वेक्टर e इज इक्वल्स टू e1 कॉमा e2 सेटिस्फाई क्या करना चाहिए हमारा x कॉमा वाई प्लस e1 कॉमा e2 इज़ इक्वल्स टू x कॉमा वाई. ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए फॉर ऑल x कॉमा हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए v में बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, यूजिंग एडिशन रूल. एडिशन रूल का जब हम यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पर एडिशन रूल का यूज़ करेंगे. x प्लस e1 माइनस 2 कॉमा y प्लस e2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई. नाउ अब हम इस वाले पोर्शन को x के इक्वल रख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को y के इक्वल रख सकते हैं. सो x प्लस e1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x एंड y प्लस e2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू y. x से x कैंसिल तो e1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 एंड y से y कैंसिल तो e2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3. ठीक है, सो ज़ीरो वेक्टर हमारे पास क्या आएगा 2 कॉमा -3. 2 कॉमा -3 हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आएगा. सो हम लोगों को क्या क्या करना था इसमें क्लोजर करना था. क्लोजर हो गया. एसोशिएटिव मैंने आपको ऊपर करवाई दी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन हो गया. ऑल्सो फाइंड ज़ीरो वेक्टर हम लोगों ने कर लिया और एडिटिव इन्वर्स हम लोगों ने पहले कर लिया था. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट v be the set r square with operation addition and scalar multiplication for x comma y comma z and in a r defined by this. सो हम लोग पहले क्या देख रहे थे कि हम लोग +2 एंड नहीं -2 एंड +3 मिल रहा था हम लोगों को बार बार. लेकिन अब हम लोगों को इसमें क्या दिया हुआ है
+1 एंड -2, ठीक है। सो अब हमको इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। प्रूव दैट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, फाइंड द ज़ीरो वेक्टर। इसमें ज़ीरो वेक्टर एंड एडिटिव इन्वर्स बोला था ना कि दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले हम लोग ज़ीरो वेक्टर निकाल लेते हैं इसके लिए। ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। द वेक्टर इज इक्वल्स टू E1, E2 मस्ट सेटिस्फाई, वही जो ऊपर लिखा था सेम चीज़ लिखनी है, प्लस E1, E2। सो वेक्टर एडिशन रूल का यूज़ करके x + E1, उसमें हम लोग -2 कर रहे थे, लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, +1, y + E2 -2, ये यूज़ करना है, ठीक है। वो नहीं यूज़ करना जो पहले यूज़ कर रहे थे। ध्यान से देखना, x, y, अब इसको हम x के इक्वल रख लेते हैं और इस वाले पोर्शन को y के इक्वल रख लेते हैं। x + E1 + 1 इज इक्वल्स टू x एंड y + E2 -2 इज इक्वल्स टू y। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, सो E1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड E2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 आ गई। सो हमारे पास इसमें ज़ीरो वेक्टर क्या होगा, बताओ क्या होगा ज़ीरो वेक्टर, -1, 2। हमारे पास ज़ीरो वेक्टर इसमें -1, 2 होगा। सो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट वी हैव टू डू एडिटिव इन्वर्स। ओके, सो फॉर एडिटिव इन्वर्स सो हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं x, y। सो x, y प्लस वही पहले वाला जैसे किया था सेम वैसे करना है, मतलब पहले में जो हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स किया था सेम वैसे ही करना है। x, y प्लस w, z -1, 2, ठीक है। सो थोड़ा पेज को ऊपर कर लेते हैं। हो गया, x + w, सॉरी हाँ, x + w + 1 इज इक्वल्स टू 1 एंड y + z -2 इज इक्वल्स टू 2। सो w हमारे पास क्या आएगा, -x -2 और z हमारे पास क्या आएगा, -y + 4। सो हमारे पास एडिटिव इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, द एडिटिव इन्वर्स ऑफ x, y इज इक्वल्स टू -x -2, -y + 4। ये हमारा एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा इसके लिए। ओके, सो अब हम लोगों को इसमें प्रूफ भी करना है कि V जो है एक वेक्टर स्पेस है। सो इसमें हम सिर्फ एक या दो प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर देंगे, उसी से हम लोगों का प्रूव हो जाएगा कि ये एक एडिटिव इन्वर्स है। सो पहले हम लोग कर देते हैं प्रूविंग V इज़ अ वेक्टर स्पेस। ये हम लोगों को इसमें प्रूव करना है ऊपर, ठीक है। सो पहले हम लोग कर देते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। एक या दो प्रॉपर्टी प्रूव कर देंगे और ये हमारा वेक्टर एडिशन प्रूव हो जाएगा। w, z, सो अगर इसके अपोजिट w, z प्लस x, y आ गया तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रूव हो जाएगा, ठीक है। y + z -2, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं w + x + 1, z + y -2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो हम लोग अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं w, z प्लस x, y। सो क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रूव हुआ है, नहीं हुआ। LHS मतलब वही वाला जो हम लोग कर रहे थे पहले, v1 + v2 इज इक्वल्स टू v2 + v1, वही वाली चीज़ है, ठीक है।
अब हम लोग इसके लिए और कौन सी करें, स्केलर कर लेते हैं, एक स्केलर आइडेंटिटी, ठीक है। सो 1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद v यानी कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1x प्लस में 1 हमको दिया ही हुआ था और माइनस का 1 हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं जब हम एडिशन करते हैं। तो 1y माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल्स टू x कॉमा वाई आ जाएगा। क्या हमारे पास ये स्केलर आइडेंटिटी प्रूफ हुई या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम कर लेते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन इज इक्वल्स टू, एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, x कॉमा वाई प्लस w कॉमा z इन एडिशन विद u कॉमा v। सो क्या मिलेगा हमें, क्या हम लोगों को जैसे हमने पहले ऊपर प्रूफ की थी उसी से हम लोगों को ये वाला, क्या हम लोगों को ये वाली चीज़ मिल जाएगी, w कॉमा z प्लस u कॉमा v। सो हम लोग पहली वाली इससे पहले जो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की थी एसोसिएटिविटी वाली, क्या उसी से हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें बोथ साइड्स का आंसर आएगा, आप लोग करके देख लेना, यही आएगा x प्लस डब्ल्यू प्लस यू प्लस 2 कॉमा वाई प्लस जेड प्लस वी माइनस 4, दोनों साइड का हमारा ये आएगा। सो जब अब इस आंसर में बस आपको ये प्रूव करना है और ज़ीरो वेक्टर और वो सब हम लोगों ने निकाल ही लिया है। 13। आई होप कि ये आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इन केस नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। सो नाउ वी हैव स्पेन मेथड, बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। इससे एक क्वेश्चन तो हमेशा आएगा ही आएगा और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन आता है, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, वो भी फाइनाइट सेट का, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम लोग कंसिडर करते हैं, कंसिडर एस जो है जे कॉमा के है, ठीक है, ऑफ आर क्यू, देन स्पेन एस इज ए सेट ऑफ ऑल फाइनाइट, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। हम जे को ले लेते हैं 0,1,0 ले लें, एंड के को हम लोग ले लेते हैं 0,0,1, ठीक है, इन एस। सो हम लोगों का स्पेन क्या आएगा इसका, क्या कुछ आइडिया है क्या आएगा, मैं बताती हूँ, चलो। ए 0,1,0 हम लोग को इसे ऐसे लिखना है, बी 0,0,1 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो यहाँ तो 0 है तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0 कॉमा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमारा स्पेन में हम लोगों को सिर्फ इस पर ध्यान देना है, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनानी है, उसके बाद सिर्फ स्पेन ऐसे करके लिख देना है और नंबर आपके हाथ में। सो अब एक इसका सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड भी होता है जिसको स्पेसिफाई करके लिखा हुआ होता है कि इसको ही यूज़ करके आपको क्वेश्चन करना है, सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसके सिर्फ हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सो पहला स्टेप, फॉर्म अ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग द वेक्टर्स
इन एस एज द रोज ऑफ ए। एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उसके बाद हम लोगों को सेकंड स्टेप में क्या करना है, सो सी को मतलब रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म जो होगी उसको सी लेट कर लेना ऑफ ए। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनानी है ए की। एंड थर्ड स्टेप वी हैव सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर स्पैन। अभी अभी जो मैंने करके दिखाई थी वो क्या थी, सिंप्लीफाइड स्पैन फॉर्म ही थी, गिवन बाय ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन ज़ीरो रोज ऑफ सी। ठीक है, सो पहले हम लोगों को एक मैट्रिक्स बना लेंगे। हमें जो भी कोई दिया होगा ए, उसकी हम लोगों को मैट्रिक्स बना लेनी है, फिर उसके बाद उसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनानी है और स्पेन एस में करके लिख देना है। बहुत सिंपल फॉर्म है, बस आपको ये 3 स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, 3 स्टेप सीखने पड़ेंगे, सॉरी याद नहीं करने हैं, 3 स्टेप सीखने हैं और बस इसका आंसर आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। सो अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कंसिडर द सबसेट एस 3,1, -1 दिस यूज सिंप्लीफाइड। देखो सिंप्लीफाइड स्पैन मेथड, वही 3 स्टेप्स यूज़ करने हैं। ऑल्सो फाइंड द डायमेंशन। डायमेंशन में क्या होता है, चलो आगे बताती हूँ आपको। जितने भी नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं, मतलब डायमेंशन जितनी भी नॉन ज़ीरो रोज़ होती है हमारे पास, बस उसी वही आपका डायमेंशन होता है। अभी आंसर क्वेश्चन करेंगे ना आगे तब। सो एस हमारे पास है 3,1, -1, 5, 2, -2, 2, 2, -1, ये हमारे पास एस है। तो इसकी एक मैट्रिक्स बना ले। पहला स्टेप यही था हमारा, स्टेप 1 की एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है। 3,1 नहीं 3,1, -1, 5, 2, -2, 2, 2, -1। इसकी हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना ली। अब रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म से इसे हम लोगों को रिड्यूस करना है, तो R1 में से अगर हम लोग R3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, -1 एंड 0 आ जाएगा। 5, 2, -2 एज इट इज़ -1। ठीक है, अब हम R2 पर अगर हम लोग लगाएंगे रो फॉर्म, तो R2 में से अगर 5 R1 हम लोग माइनस कर रहे हैं, सो हमारे पास आएगा 1, -1, 0, 0, 7, -2, 0, 4, 1। बोला था ना बहुत आसान है, बस आपको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म आनी चाहिए। इसमें एक और मैंने रो लगाया हुआ है, लिख देते हैं उसको भी, R3 - 2R1, 2 एक साथ लगाए हुए हैं। सो नेक्स्ट वी हैव, अगर हम नेक्स्ट फॉर्म लगाएं R2 - 2R3, 1, -1, 0, 0, -1, 0, 0, 4, -1 हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब हम लोग कितने भी फॉर्म इसमें 2, 3 एक साथ लगा सकते हैं, कि हमारी टीचर तो ये बोलती थी कि 2, 3 एक साथ लगा दिया करो, वरना तो बहुत लॉन्ग आपका आंसर बन जाएगा। अगर हम R3 में से R3 - 4 R2 करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -1। ये मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, क्योंकि एट द मोमेंट अगर मैं करने बैठूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को। now R3 R3 को हम लोगों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। तो क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, हम लोगों ने इसे रो रिड्यूस कर लिया पूरा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, स्पेन मेथड वाला एस। हम लोगों को कैसे लिखना है इसे,
A 1,0,0 प्लस B 0,1,0 प्लस C 0,0,1। A B और C हमारे किस में बिलोंग करने चाहिए, R³ में, ठीक है। A B C मल्टीप्लाई करेंगे इनके अंदर तो हमारे पास A B C ही बचेगा। सो A B C बिलोंग्स टू R³, ठीक है। ये हमारा स्पेन हो गया। आसान लगा, बहुत आसान लगा होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। हम लोगों को इसमें डायमेंशन भी निकालनी है। सो हमारे पास डायमेंशन क्या होगी, नॉन ज़ीरो रोज़ जो होती हैं। तो क्या आपको इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो रो दिख रही है? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो कोई भी नॉन ज़ीरो रो है? तीनों ही नॉन ज़ीरो रो हैं। अगर मतलब कोई भी ज़ीरो रो है नहीं है ना, तो तीनों ही रो नॉन ज़ीरो हैं। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ स्पेन S इज़ इक्वल्स टू 3। अगर हमारे पास इसमें ये ज़ीरो इनमें से कोई भी, जैसे ये ज़ीरो होती तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाता, 2 आ जाता, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यूज सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड टू फाइंड सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म ऑफ ऑल वेक्टर्स। सेम क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसे भी हम लोग कर लेते हैं। सो ए हमारे पास पहला स्टेप क्या था, मैट्रिक्स बनाओ, 2 -3 3 0 1 -1 मैट्रिक्स बना ली। रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में लिया है, सेकंड स्टेप। तो प्रॉपर्टीज़ लगाओ, R2 -2 R1 करेंगे तो क्या बनेगा, 1 -1 1 0 -1 1 0 1 -1, ठीक है। अगर हम लोग इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगाएं तो R2 पर लगाएंगे। R2 में अगर यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस बनाना है, सो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1 -1 1 0 1 -1 0 1 -1 हुआ। अगेन दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारे यहाँ पर 0 बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 0 बन जाएगा। सो 1 0 0 0 1 -1 एंड यहाँ पर क्या बनेगा, 0 1, ये एज इट इज़ रहेगा। थर्ड अगर हम लगाएंगे R3 माइनस R2, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 -1 0 0 0। इसको हम लोग C लेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दस रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म C इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आई, 1 0 0 0 1 -1 0 0 0। क्या ये हमारे पास रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म आई? सो दिख रहा है। सो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन स्पेन S दिख रहा है, इसका डायमेंशन 2 बनेगा क्योंकि 2 ही नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, ठीक है। हालांकि इसमें पूछा नहीं हुआ है बट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सो अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ स्पेन S given by the set of linear combination of the non-zero, क्या होगा, स्पेन क्या करेगा ये, ए, ये क्या है हमारे पास, 1 0 0 प्लस B 0 1 -1 प्लस C 0 0 0, ठीक है। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे A B 0 फॉर ऑल सच दैट A B बिलोंग्स टू R³। इतना सिंपल सा इसका आंसर है, बताओ किसको नहीं आएगा, ये सबको आ जाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे कि पहले वाले में था कि मैट्रिक्स बनानी है, फिर रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म एंड देन स्पैन फॉर्म में लिख देना है। सेम इसी में ये मैट्रिक्स बनानी है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में, फिर देखना है पिवट है या नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग बता देना है कि इंडिपेंडेंस है या डिपेंडेंस है, ठीक है। So let S is equals to V1, V2, V3, Vn be the finite पर ध्यान देना, नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस A. The set S is said to be the linear dependent if there exists a real number A1 not all zero such that A1, B1, A2, An, Bn there is the zero vector can be expressed as non-trivial combination of each vector in S. नॉन ट्रिवियल मतलब कि जिसमें सारे ज़ीरोज़ ना हो, कुछ रह जाएं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को जिस भी वेक्टर का लीनियर इंडिपेंडेंस या लीनियर डिपेंडेंस शो करना होता है, उसका हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, An Vn। ये पूरा का पूरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो लीनियर डिपेंडेंस होगा। अगर पूरा ज़ीरो हो गया तो वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा, ठीक है। जैसे कि A1 इज़ इक्वल्स टू A2 इज़ इक्वल्स टू A3, ठीक है, An। अगर ये ज़ीरो हो गया पूरा तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा, और अगर ज़ीरो नहीं हुआ तो हमारा लीनियर डिपेंडेंस होगा, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी नॉन ज़ीरो आ जाए तो सेट हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो इसके लिए अब हमारा इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड भी होता है, इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि स्पेन में सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड था, इसमें इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड होता है। इसमें भी सेम कि पहले आपको क्रिएट मैट्रिक्स, ठीक है, सेम चीज़, फिर दूसरा आपको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर तीसरे में आपको इफ़ देयर इज़, थोड़ा चेंज है इसमें, स्पेन में करना था और इसमें पिवट देखना है। इफ़ देयर इज़ पिवट मतलब नॉन ज़ीरो रो हमारी इन एवरी कॉलम ऑफ बी देन S is a set of linearly independent, otherwise linearly dependent, समझे। अगर पिवट होगा मतलब सारी रोज़ नॉन ज़ीरो होंगी तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा, वरना डिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास एक दो क्वेश्चंस हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, वो भी इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड के। अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड सिखाया, उसी से ही करना है। सो एस हमारे पास दिया हुआ है, हमें बताना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। सो मैट्रिक्स बना लेते हैं, हमारे पास पहला स्टेप है मैट्रिक्स बनाना। टू कॉमा 5 -1 6 4 3 1 4 एंड 1 -1 1 -1 बन गई हमारे पास मैट्रिक्स। अब इसकी हम लोगों को निकालनी है रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म, ठीक है। सो R1 को अगर हम R2 से रिप्लेस करेंगे, नहीं R1 को R2 से नहीं R3 से रिप्लेस करना है, एंड R1 पर हम दूसरी प्रॉपर्टी भी लगाएंगे, R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास 1 -1 -1 5 3 -1 2 4 1 6 4 -1 आ गया। अब हम इस पर दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे R2 -5 R1, तो क्या बनेगा 1 -1 -1 0 8 4 2 4 1
एंड 6 4 -1। नाउ नेक्स्ट हम लोग इस पे और प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। सो R3 पर हम लगाएंगे R3 - 2R1। सो हमारे पास ये क्या बन जाएगी 1 - 1, छोटा हो गया ये बहुत, तो ना बड़ा कर लेते हैं, -1 0 8 4 0 6 3। आपको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इंस्टेंटली नहीं हो पाता है। मैंने भी इसका एग्ज़ाम दिया है, इंस्टेंटली बिल्कुल नहीं हो पाता है। आपको बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक से क्वेश्चंस उठा के कि रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म कैसे निकलेगी, इसकी बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो आएगा, वरना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है। सो R4 पर जब हम लगाएंगे इसकी प्रॉपर्टी, सो R4 - 6R1। अभी तो चलो मैंने ये निकाल के रखे हुए हैं, पहले से सॉल्व किए हुए हैं, बट इसलिए मैं इतना फास्ट कर पा रही हूँ, वरना मेरे से भी इतनी जल्दी नहीं हो पाते हैं। 0 8 4 0 6 3 एंड 0 10 5। अब हम इसमें R2 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आएगी 1 - 1 1 0 2 1 0 6 3 0 10 5। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे R3 पर, R है ये, R3 - 3R2 R4 - 5R2। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 1 - 1 -1 0 2 1 0 0 0 0। ठीक है। ये हमारी इसकी फाइनल रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म आ गई। सो एज यू कैन सी दैट मैट्रिक्स हैज़ ओनली 2 पिवट, मतलब 2 नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है। सिंस पूरा हम लोगों को पूरा कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 3 वेक्टर्स आर देयर इन बिगनिंग, बट अभी हमारे पास क्या है सिर्फ 2 पिवट्स हैं, ओनली 2 पिवट्स है, ओनली सिर्फ 2 पिवट्स बचे हैं हमारे पास। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है देयर एग्जिस्ट फ्री वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है। फ्री वेरिएबल नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है। C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 हमारा 0। पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगा बट ज़ीरो होगा। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लीनियरली इंडिपेंडेंस में वो कम्प्लीटली ज़ीरो होते हैं हमारे। सो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा हमारे पास। ठीक है। आया समझ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल सेम है, आप इसको खुद से कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़ इंडिपेंडेंस टेस्ट मेथड टू शो दैट दिस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंस। ये हम लोगों को पहले ही दे दिया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बस हम लोगों को अब ये प्रूव करना है। ठीक है। सो इसमें हम लोगों को क्या करना है, सेटअप कर लेते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है। एज्यूम देयर एग्जिस्ट स्केलर C1 C2 C3 सच दैट C1, इसको रख लेते हैं x² + x + 1 प्लस C2 हमारे पास आएगा x² - 1 प्लस C3 हमारे पास आएगा x² + 1। इस ज़ीरो को हम ज़ीरो पॉलिनोमियल मान लेते हैं। ठीक है। नॉमियल। ठीक है।
लाइक 0x² प्लस 0x प्लस 0, कि हम ऐसे खुद से तो 0 एज्यूम कर नहीं सकते हैं। अब हम इन लोग इन्हें रीअरेंज करेंगे, ठीक है, रीअरेंज करेंगे इस सम को, रीअरेंज द इक्वेशन बाय ग्रुपिंग with x² x एंड द कांस्टेंट के साथ इस सबको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। सो C1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा C1 C2 प्लस C3 x², इन तीनों को जब हम रीअरेंज करेंगे, प्लस C1 x प्लस C1 माइनस C2 प्लस C3, ये हमारे पास कांस्टेंट है और 0 पॉलिनोमियल हमने माना ही हुआ था यहाँ पर, 0x प्लस 0। सॉल्व करेंगे अब जब हम इस इक्वेशन को, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो C1 हमारे पास 0 आ जाएगा, C1 माइनस C2 प्लस C3 भी हमारे पास 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही 0 के इक्वल है। C1 प्लस, इधर से ये देखेंगे हम, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी हमारे पास 0 हो जाएगा, तीनों हमारे पास 0 हो जाएगा। जब हम तीनों को फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम तीनों को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास C1 C2 और C3 तीनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। सो क्या हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में ये नहीं देखा था कि अगर हमारे पास ये तीनों स्केल 0 आ जाते हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? देखा था, नहीं देखा था, ठीक है। सो सिंस द ओनली सॉल्यूशन टू लीनियर कॉम्बिनेशन इज C1 C2 C3 तीनों ही हमारे पास 0 है, तो सेट S जो क्या होगा हमारा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरह से टैकल करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस उसी चीज़ से होगा जो एक मेथड बता दिया है, नहीं, कुछ चीज़ों को आपको अलग से टैकल करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो चलो PYQs हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। हालांकि ऐसा भी होता है कि बहुत बार जो PYQs होते हैं वही क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। आप लोगों ने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखा ही होगा कि आपके सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि वैसा होता है। बट अभी जब थर्ड सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, चेंजेस थे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ बहुत काफ़ी चेंजेस किए थे, क्योंकि अब DU अपना चेंज ला रहा है। NEP को आए हुए 3-4 साल हो गए हैं, तो अब चेंजेस वो उसने करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोगों को भी उन चेंजेस के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो 2-4 क्वेश्चन है उन्हीं को ही रट लिया, नहीं, आगे भी करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, यूज सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड टू फाइंड सिंप्लीफाइड जनरल फॉर्म फॉर ऑल वेक्टर्स इन स्पेन। इसमें सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड हमसे पूछ लिया है और ये भी पूछा है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, बताओ। सो हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इनको मैट्रिक्स A में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। सो मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी, तो हम -1 1 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1, इसकी मैट्रिक्स बन गई। अगर हम इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाएं, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म हमारी इसकी क्या आएगी, आप लोग करके देख लेना। इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म ये आएगी, 0 1 0 -1 0 0 1 एंड माइनस, ठीक है। ये हमारे पास 3 पिवट हैं। सो अब हम लोगों को ये इस फॉर्म में क्वेश्चन मिला है ना, हम लोग इस फॉर्म में इसको नहीं छोड़ सकते, हमको इसमें को चेंज करना पड़ेगा उसी फॉर्म में। सो 1 0 0 -1 को हमको चेंज करना पड़ेगा 1 0 0 -1, ठीक है। 0 1 0 0 -1, इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिला है ना, आपको ख़त्म भी वो उसी फॉर्म में करना होता है। ये नहीं कि कुछ भी अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो उसको फिर चेंज ही नहीं किया, नंबर काट लिए जाते हैं।
मैं भी अपने पिछले सेमेस्टर का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे के आई थी, मुझे लगा कि बहुत अच्छा पेपर गया है, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मैंने की थी उस पर मेरे काफ़ी नंबर चले गए थे, और जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा कम आया मैथ्स में। सो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्पेन क्या बनेगा, स्पेन एक्स ए 1 0 0 -1 प्लस बी 1 0 0 -1 प्लस सी 0 0 1 -1 सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ओके, हम फाइनल इसका लिखेंगे। सो ए को अंदर ऐड किया एंड इधर से बी तो 0, ए बी बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा आ जाएगा सच दैट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड स्पेन मेथड से हमने इसको निकाल लिया है। अब हमारे पास 3 पिवट हैं। ठीक है, 3 पिवट हम लोगों ने देख लिए थे, 3 पिवट हैं यानी कि 3 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, है ना। सिंस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ अगर हमारे पास इक्वल है ओरिजिनल वेक्टर के, ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास कितना था, 3 ही था, नॉन ज़ीरो रोज़ 3 ही है, तो क्या हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा, खुद बताइए आप। ऊपर मैंने बताया था कि सारी अगर रोज़ नॉन पिवट सारी अगर हमारी पिवट हो जाएगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, और अगर नहीं होंगी तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यही है सिंपल सी चीज़। सो नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्सेप्ट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसके ऊपर अभी तक मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, ऑफ कोर्स वो मेरे एग्ज़ाम में नहीं था, बट अभी तक आया एक ही क्वेश्चन है जो कि मैंने उठा के डाल दिया इसमें, क्या पता इन केस आपके में आने के चांसेस हो इसलिए। सो आ सबसेट S of vector space VF is said to be maximal linear independence अगर वो ये 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, वो 2 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है, फॉलो दीज 2 प्रॉपर्टीज़। पहली, S शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। ठीक है, और दूसरी आ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ S इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझें, यानी कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होना चाहिए, लेकिन अगर हम इसमें कोई प्रॉपर सुपरसेट को ऐड करें तो वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि S सुपरसेट है V का एंड V बिलोंग्स फ्रॉम R क्यूब। ठीक है, अगर हम S को ले लें 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। ठीक है, सो क्या हमारा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है? अगर हम इसमें कोई भी, क्योंकि हमारे पास तीनों पिवट हैं इसमें, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अगर हम इसमें कोई भी एडिशन करें, लाइक कोई भी ऐड करें, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट बन जाएगा। इसमें हम कोई और अगर हम अलग से सुपरसेट को ऐड करते हैं, सो कांट ऐड एनी न्यू वेक्टर, कांट ऐड एनी न्यू वेक्टर विदाउट डिपेंडेंस। और स्पैन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जो चीज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है वो स्पैन करती ही करती है। ठीक है, जो स्पैन करती है वो ज़रूरी नहीं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट चीज़ होती है वो स्पैन
करती ही करती है, ठीक है। हमारे पास अब एक क्वेश्चन है इसका, लेट बी इज़ दिस एंड एस हमारे पास एक ये सेट दे रखा है, ठीक है। शो दैट बी इज़ अ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सबसेट, ये हमें निकालना है। कैलकुलेट डायमेंशन ऊपर निकालना सिखाया था, उसी से निकल जाएगा। डज स्पेन एस, अगर ये हमारा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट निकल गया तो ये हमारा स्पेन तो करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है वो स्पेन करती ही करती है, ठीक है। सो हमारे पास एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम इसकी, A इज़ इक्वल्स टू 1 - 2 1 5 - 3 0। सो हमको इसकी 3/3 की मैट्रिक्स बनानी, तो हम लोग इसमें से कोई भी एक उठा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को शो करना है कि एक मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है एस में। तो ये हम लोग 3 1 - 2 को ले लेते हैं यहाँ पर। सो इसकी रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म हमारे पास क्या आएगी, 1 0 - 2 0 1 1 0 0 0। क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, दिख रहा है अलग ही, लीनियरली डिपेंडेंट है। हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये हमारा, अगर हम कोई अलग से सुपरसेट ऐड कर रहे हैं तो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, और ये नॉन पिवट फॉर्म हमारे पास आ गई। दस बी इज़ मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ एस, ठीक है। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट आ गई तो इसका मतलब ये स्पेन करेगी R³ को, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। डायमेंशन देख लेते हैं, डायमेंशन स्पेन एस, डायमेंशन क्या होगी इसकी, 2 होगी, क्योंकि नॉन ज़ीरो कौन कौन से, एक ये है एक ये है, ये तो ज़ीरो हो गई, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन स्पेन एस 2। Now we have subspace. Let V be a vector space. A subset W is a subset of V is called subspace, ठीक है। सबस्पेस के लिए हमारे पास 3 हैं। पहले W नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि W 0 बिलोंग्स टू W, ठीक है। W इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट मीन्स U + V बिलोंग्स टू W, ठीक है। एंड थर्ड, W इज़ क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि A.U जब हम करेंगे तो वो W में होना चाहिए, ठीक है। सो 3 चीज़ें, अगर हमने ये 3 चीज़ें प्रूव कर दी क्वेश्चन में तो हमारा सब स्पेस होगा, वरना नहीं होगा। अगर एक भी प्रॉपर्टी लैक कर रही है दैट मीन्स कि वो सब स्पेस में नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल है, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल जिसे बोलते हैं। So the question we have, let V be a vector space and let W1 and W2 be a subspace of V. Show that W is क्या बोलते हैं इसको, हाँ, W1 intersection W2 is also subspace of V. So we have a question, let V be a vector space and let W1 and W2 be a subspace of V. Show that W1 intersection W2 is also subspace, and the second question, W1 plus W2 defined by this is also subspace. So हम इन दोनों को सबस्पेस में दिखाना है। तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, पहला 0 वेक्टर दिखाना है, दूसरा क्लोज्ड अंडर एडिशन, एंड तीसरा क्या था, मल्टीप्लिकेशन। सो लेट V be a vector space, let W1, W2 be subspace of V। लेट करके तो चल ही सकते हैं हम लोग। देन हम लोगों को पहले क्या करना है कि 0 जो बिलोंग कर रहा है W1 में,
एंड ज़ीरो W2 में भी ऑफ कोर्स बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इंटरसेक्शन दिखाना है। अगर ज़ीरो W1 में बिलोंग कर रहा है और जब ज़ीरो W2 में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ज़ीरो इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। सो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन इसका मतलब रुको, इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। सो सेकेंड थिंग वी हैव टू प्रूव इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। लेट x, y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो x, y W1 में बिलोंग कर रहा है एंड x, y W2 में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो x प्लस y क्या W1 में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। एंड x प्लस y W2 में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस y इन दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा? बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो W1 इंटरसेक्शन W2 किस में है? क्लोज्ड अंडर एडिशन। सो अब लेट थर्ड वाला यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, x बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो x बिलोंग्स टू W1 एंड x ही बिलोंग कर रहा है W2 में, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए निकालना है ना हम लोगों को। सो x बिलोंग्स टू W1 एंड alpha x belongs to W1 and alpha x belongs to W2, such that W1 and W2 are subspace of V, ठीक है। सो अल्फ़ा एक्स क्या हमारा W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा। सो क्या अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि W1 W इंटरसेक्शन W2 इज़ अ सबस्पेस ऑफ V? क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? बिल्कुल। नाउ वी हैव W1 प्लस W2। अब हम लोगों को W1 प्लस W2 के लिए भी प्रूव करना है। वही सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है फॉर W1 प्लस W2, ठीक है। कि ज़ीरो बिलोंग कर रहा है W1 में एंड ज़ीरो ही बिलोंग कर रहा है W2 में, सेम चीज़ हो जाएगी। सो हमारे पास सम क्या हो जाएगा? द सम ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ इन W1 प्लस W2 हो गया। W1 प्लस W2 ज़ीरो बिलोंग्स टू W1 एम्प्टी सेट के लिए हो गया। एंड देन वी हैव टू डू फॉर एडिशन। x की जगह हम लोग x1 प्लस x2 ले लेते हैं एंड y की जगह हम लोग y1 प्लस y2 ले लेते हैं, ठीक है। वेयर x1 y1 बिलोंग्स टू W1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू W2। सो x प्लस y क्या हमारा x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 हो जाएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है W1 प्लस W2। एडिशन के लिए हो जाएगा। सिमिलर फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, सेम वही है, बस अल्फ़ा एक्स पुट कर लेना जो कि बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में। वही सेम चीज़ करनी है, कुछ अलग नहीं करना। ये आप खुद कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कर लीजिएगा, हो जाएगा, बहुत आसान है। So next question we have, show that the set of vector of form this form a subspace of R under the usual operation। सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम इसमें भी बिल्कुल सेम करना है आपको। बस A B C की जगह ज़ीरो रख देना है क्लोज्ड अंडर एडिशन, एंड क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी K वैल्यू पुट कर लेना, सेम हो जाएगा। ना हो तो आप पूछ लेना, तो बिल्कुल ही सिमिलर है।
सो नेक्स्ट जो हमारे पास है ये भी बिल्कुल सेम है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है सेम वही ऑपरेशन जो ऊपर लगाए थे, वही सेम ऑपरेशंस यहाँ पर लगाने हैं, बट ये थोड़ा कुछ अलग है। चेक वेदर द सेट एज दिस इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर और नॉट अंडर यूजुअल ऑपरेशन। ओके, ये कुछ अलग है। सो हम लोगों को देखना है कि 1, A जो है वो सब स्पेस में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सो हम लोग पहले ज़ीरो वेक्टर के लिए मतलब एम्प्टी सेट के लिए चेक कर लेते हैं। सो इन द सेट as the first component is fixed। क्या आपको दिख रहा है कि जो ये 1, A है हम इसको ज़ीरो तो कभी भी पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम इसको ज़ीरो नहीं करेंगे तो ये एम्प्टी सेट में बिलोंग ही मतलब ज़ीरो वेक्टर में बिलोंग ही क्यों करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 1 तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड एज 1 since 1 is not equals to 0, so the zero vector 0, is not in S। क्या बिलोंग करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। सो क्या S सब स्पेस में होगा, क्या S सब स्पेस में होगा, नो, S इज़ नॉट इन ए सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। क्या इसके सब स्पेस में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 1 हमारा क्या कर दिया इन लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये तो सिमिलर वही है जो जैसे ऊपर क्या वही है, पहले ज़ीरो वेक्टर के लिए, फिर एडिशन के लिए, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, ये तीनों वही हैं एंड बस ये कुछ अलग था। नाउ लेट वी बी अ वेक्टर। जो मैं आपको करवाऊँगी वो ये है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट H यूनियन के नीड नॉट टू बी अ सब स्पेस। इंटरसेक्शन वाला हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, बिलोंग कर रहा था, लेकिन अब यूनियन बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। नीड नॉट टू बी मतलब नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है ये हम लोग देखते हैं। सो हम लोग लेट v इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम लोग इसमें सब कुछ लेट ही कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ दिया तो है नहीं, तो हम लोग लेट करते हैं कि x, 0 जो है वो बिलोंग कर रहा है, x जो है रियल नंबर्स में, x जो हमारा रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा है एंड k जो है हमारा 0, y ये हमारा x एक्सिस पे है, ठीक है। तभी हम लोगों ने x यहाँ पर लिया है। सो 0, y बिलोंग्स टू r, सो ये हमारा y एक्सिस में है, ठीक है। सो H यूनियन K लाइज ऑल द वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स है वो H यूनियन K में तो लाई करेंगे ही करेंगे, दैट लाइज ऑन either the x एक्सिस और दी y एक्सिस। या तो वो x एक्सिस में बिलोंग करेंगे या y एक्सिस में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों ही लेट किए हुए हैं। अब ये फेल हो गया, वाई इट फेल्स, फेल हो गया, ये क्यों हो गया। एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इसको ये फेल हो गया, ये क्यों हो गया। लेट करते हैं हम लोग u इज इक्वल्स टू 1, 0 बिलोंग्स टू h एंड v इज इक्वल्स टू 0, 1 बिलोंग्स टू k, ठीक है। तो हमारे पास 1, 0 एंड 0, 1 जो हम लोगों ने लेट किया है, तो ये दोनों ही हमारे H यूनियन K में बिलोंग करते हैं। लेकिन इन दोनों का सम है, अगर हम इन दोनों के सम को देखें 1, 1, तो ये हमारा H यूनियन K में बिलोंग नहीं करता, नहीं करता। इन दोनों का जो सम है वो हमारा H यूनियन K में बिलोंग नहीं करेगा। सो इसकी वजह से
thus 1 comma 1 does not belong H, not a H union K, not a सब स्पेस। तो ये हमारा सब स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो 1 कॉमा 1 है वो H यूनियन K में बिलोंग नहीं करता है। आया समझ? और दूसरी चीज़ की मतलब 1 कॉमा 1 बिलोंग नहीं करेगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। बोला था ना कि एक भी प्रॉपर्टी अगर हमारी फेल हुई तो पूरा ही पूरा सब स्पेस में बिलोंग नहीं करेगा। सो दिस इज़ all in that. Now we have our new topic, basis and dimension of vector space. Let V be a vector space and let B be a subset of V, then B is a basis of V if and only if. Basis और dimension तो वही है, देखो जो स्पेन पहले किया था, और लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया तो वो ऑफ कोर्स स्पेन तो देखो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग भी यही करना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट को पहले देखना। तो अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो स्पेन तो वो करेगा ही करेगा, ठीक है। सो सिर्फ ये दोनों को प्रूव करेंगे तो हमारा बेसिस तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। एंड फॉर डायमेंशन लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड लेट बी अ सब स्पेस। वही जो डायमेंशन तो वही, अगर फाइनाइट है तो हमारा जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब नॉन ज़ीरो जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास उसमें बचे हैं तो वही हमारा डायमेंशन हो जाएगा। अगर वो इनफाइनाइट है तो हमारे पास आर एन इज़ इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ आर एन, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर नॉन इनफाइनाइट हमारे पास बेसिस है तो उसके लिए हमारे पास डायमेंशन ये बच जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फाइनाइट है तो हमारे पास ये बन जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास बचे हैं वो सब। सो हम अगर इसके क्वेश्चंस देखें, प्रूव दैट द सेट एज दिस इज़ अ बेसिस। सो बेसिस के लिए हम लोगों को स्पेन देखना पड़ेगा एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस देखनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंस ही देख लें तो हम लोगों को फिर स्पेन का हमें पता ही चल जाएगा अगर लीनियरली इंडिपेंडेंस है तो, ठीक है। अब हम लोगों को बोला नहीं हुआ है कि हम लोगों को लीनियर इंडिपेंडेंस वाला जो मेथड था यानी कि टेस्ट था वो यूज़ करना है, नहीं, हम दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हमारे पास दूसरा मेथड होता है, हम लोग लेट कर लेते हैं A1 प्लस, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो A1 हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, हम लोगों ने A1 A2 A3 एंड A4 इन्हें लेट किया था, ठीक है। सो 2 1 0 0 प्लस A2 हमारे पास कितना आएगा 0 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस A3 हमारे पास कितना आएगा 0 1 1 माइनस 1 प्लस A4 हमारे पास 3 1 0 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स के इक्वल रख लेते हैं इसे, ठीक है। अगर हम इन सारी इक्वेशंस को इक्वेट करें सो 2A1 प्लस और इधर से 3A4 इज इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी हम 2A1 नहीं A1 एंड 1 तो A1 ही बनेगा माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4, 0 बना, ठीक है। 2A2 प्लस A3 ये थर्ड इक्वेशन बनी और फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर 0 है इधर ये, तो A1 माइनस 2A2 माइनस A3 माइनस 2A4, चौथी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, ठीक है। हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई है। अब 4 इक्वेशन को जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 इक्वेशंस को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A1 क्या आ जाएगा 0, A2 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड A3 भी हमारे पास 0 ही आ जाएगा। सो
only trivial solution exist। तो क्या हमारे पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं? सो हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने का एक मेथड है, हम लोग इससे भी लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, हमारे पास इसकी डायमेंशन क्या आएगी? इसकी डायमेंशन निकाल के देख लेते हैं। 2/2 की डायमेंशन कितनी आएगी? 4 आएगी, ठीक है, क्योंकि 4 हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है। सो जो हमारे पास अगर हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया है, सो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एस स्पेंस एम 2/2 मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते कि अगर हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया है तो ये स्पेन भी करेगा। पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेन भी करता है। अगर वो स्पेन कर रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट प्रूफ हो गया है तो वो स्पेन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिफाइन बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। वही जो ऊपर डेफिनेशन है वही लिख सकते हैं आप लोग। शो दैट द सबसेट दिस फॉर्म बेसिस। जो ऊपर मेथड करवाए उससे भी कर सकते हैं, फिर जो हम लोग मैट्रिक्स वाला कर रहे थे उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स बना रहे थे ना हम लोग, 1 0 -1 1 1 1 1 2 4, ठीक है। सो उसमें ऑपरेशंस हम लोग यूज़ कर रहे थे R2 पर हम करेंगे R2 - R1 R3 -R1। सो क्या आएगा हमारे पास? 1 0 -1 0 1 2 0 2 5, ठीक है। अगर हम दूसरा कोई ऑपरेशन यूज़ करें तो R3 पर करेंगे R3 - 2 R2 एंड हमारे पास आएगा 0 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ठीक है। सो हम लोग देख रहे हैं कि 3 हमारे पास नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आई हैं रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म बनाने के बाद। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया? 3 पिवट, तो क्या हो गई? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई हैं हमारी, और लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई हैं। एंड सिंस देयर आर एग्जैक्टली 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, सो इसका मतलब ये क्या है कि स्पेन भी करेगा, स्पेन और क्यू। सो ये फॉर्म करेगा, अगर इंडिपेंडेंट है और स्पेन भी कर रहा है तो फॉर्म, सो क्या है? बेसिस ऑफ आर क्यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम, और अगर कोई गलती हो गई हो तो वो भी लिख दीजिएगा। सो जिससे कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कहाँ, मतलब मुझे भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। एंड प्लीज़ लाइक करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप तो मजा आया होगा, अच्छी लगी होंगी चीजें, और आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखकर भी एंड पर आए होंगे। फीडबैक जरूर देते हुए जाएगा, ऐसे मुंह उठा के मत जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए सो दैट वो भी यहाँ पे फायदा उठाए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।